अमेरिका और ईरान के बीच पिछले हफ्ते वीकेंड पर 11 अप्रैल को 47 साल बाद पहली बार फेस टू फेस बातचीत हुई। पाकिस्तान ने इस टॉक्स को होस्ट किया। उम्मीद थी पाकिस्तान को भी और बाकी पूरी दुनिया को भी कि शायद कुछ बातचीत में बात बन जाए। अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग चल रही है पिछले लगभग 6 हफ्तों से, जो 28 फरवरी को शुरू हुई थी, उसमें शायद कोई समझौते पर बात आ जाए और जंग खत्म हो जाए। लेकिन 21 घंटे की बातचीत भी बेनतीजा रही। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट की माने तो दोनों देशों के बीच बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी। लगभग 80% हिस्से पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन एक दो ऐसे मुद्दे थे जिस पर दोनों देश सहमति नहीं बना पाए और उसके बाद बातचीत बेनतीजा हो गई। जेडी वैंस, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, वो अमेरिका लौट गए और जो ईरान का डेलीगेशन था वो वापस तेहरान चला गया। उसके बाद बहुत तरीके के डेवलपमेंट हुए हैं। अमेरिका ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड करेगा। ईरान की तरफ से भी तमाम स्टेटमेंट्स आए हैं और इस बीच एक सुगबुगाहट इस बात की भी है कि शायद एक दूसरे राउंड की बैठक शुरू हो सकती है अमेरिका और ईरान के बीच में। फिर से नए सिरे से जो डेवलपमेंट्स हुई थी उसको देखते हुए दोनों देश टेबल पर आ सकते हैं और एक समझौते की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इस पूरे मामले पर, जंग के ताज़ा अपडेट्स पर हमें ब्रीफ करने के लिए हमारे साथ मोहसिन रज़ा यहाँ मौजूद हैं। प्रोफेसर हैं ये जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में और मिडिल ईस्ट के मुद्दों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। स्वागत है सर आपका ललन टॉक पर। शुक्रिया। सर ये बताइए कि सबसे पहले अभी जो आज की ताज़ा अपडेट है कि लगातार ये खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच में सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हो सकती हैं और इस्लामाबाद ने भी कहा है कि हम सेकेंड राउंड टॉक्स होस्ट करने के लिए तैयार हैं। ऑफिशियली अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्या चांसेस हैं इस बात के कि क्या ये लोग वापस आगे आ सकते हैं टेबल पर? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टी जो है वो युद्ध विराम चाहते हैं, बल्कि अंत चाहते हैं इस युद्ध का। क्योंकि ईरान की तरफ से देखा जाए तो नुकसान काफ़ी भारी हो चुका है और अब उनको पैसा चाहिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उनको पैसा चाहिए अपनी फ़ौजें, अपनी डिफेंस के लिए भी और अपने सिविलियन रिकंस्ट्रक्शन के लिए। दूसरी तरफ अमेरिका की पब्लिक अब त्रस्त है। वो इस वॉर में कभी इंटरेस्टेड थी नहीं। ये वॉर शुरू से ही पॉपुलर नहीं थी, सिर्फ 25% सपोर्ट था अमेरिका में और अब तो वो भी शायद नहीं है। तो और ट्रम्प को संकेत मिल रहे हैं सिर्फ अपने वोटर्स से नहीं, बल्कि अपने बेस से भी, मागा बेस से भी, जहाँ पे आपने देखा होगा कि टकर कार्लसन और ये सब मेगन कैली और मेजोरी टेलर ग्रीन, ये सब उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो या तो कुछ समझौता हो जाएगा, क्या दूसरी संभावना ये है कि ये हल्के हल्के ये सुलग के राख बन जाएगी और बुझ जाएगी। यानी कि कोई डील नहीं होगा एक्सप्लिसिटली, खुलेआम सीज फायर ही कंटिन्यू रह जाएगा। हो जाएगा और जो स्थिति है वो चलती रहेगी। तो इस तरह से पर ज़्यादा संभावना इसकी है कि डील हो, क्योंकि हॉर्मुज़ का भी क्लियर होना ज़रूरी है और ईरान को भी सैंक्शंस रिलीफ चाहिए और अमेरिका को वो न्यूक्लियर मटेरियल चाहिए। बिल्कुल सर। तो सर ये जो रिपोर्ट आई है, रॉयटर्स और बाकी एनवाईटी वगैरह ने भी कवर किया है कि जब इनकी बातचीत चल रही थी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, तो एक जो मेजर प्रॉब्लम आई वो दो मुद्दे थे। पहला इस पे कि जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट का इनका जो पूरा यूरेनियम का ज़ख़ीरा है ईरान के पास, तो अमेरिका ये चाहता था कि ईरान वो जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसे अपने देश से बाहर किसी न्यूट्रल जगह पर भेज दे और ईरान का ये कहना था कि वो डाइल्यूट करने के लिए तैयार है। जो अभी 60% एनरिच्ड है उसको डाइल्यूट कर देगा, लेकिन उसको देश से बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। दूसरा एक मुद्दा ये सामने आ रहा था कि अमेरिका चाह रहा था कि ईरान का जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये 20 साल तक के लिए पोस्टपोन हो जाए कम से कम, जबकि ईरान के लिए ये टाइम पीरियड 5 साल था। वो 5 साल से ज़्यादा नहीं चाह रहा था। तो ये कहा जा रहा है कि दो बड़े असहमति वाले मुद्दे थे जिसकी वजह से बात नहीं बनी। तो अब अगर डील होती है तो क्या लगता है कि ईरान झुकेगा, अमेरिका झुकेगा, या ये जो 20 और 5 का गैप है इसको कम किया जाएगा? क्योंकि जब ट्रम्प अपने फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे और उन्होंने ईरान के साथ जो JCPOA वाली डील थी वो जब रद्द की थी, तो उनका वही कहना था कि ओबामा ने बहुत खुले तौर पर ईरान को पैसा लुटा दिया, वन साइडेड डील थी ये, और यही न्यूक्लियर फैसिलिटी, और इसी पर बात अटक रही थी तब भी। तो अब क्या उम्मीद की जा सकती है इस डील में, उससे क्या अलग होगा? उसी टाइप का डील होगा। ईरान कह रहा है 5 साल के लिए हम बंद कर देंगे कुछ भी यूरेनियम रिफाइनिंग। अमेरिका कह रहा है नहीं 20 साल। पर मुझे लग रहा है कि बीच में कुछ हो जाएगा, मुआहिदा 10 साल का या कुछ ऐसा। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आलू प्याज की तरकारी का भाव तय हो रहा है।
और दूसरी तरफ ये कि वो मटेरियल का क्या होगा, वो जो 450 किलो 60% एनरिच यूरेनियम है वो अमेरिका कह रहा है निकालो। पिछली बार वो तैयार भी हो गए थे ओबामा के अंडर, ज़्यादातर वो रूस भेज दिया गया और जो बाकी बचा था उसको उन्होंने डाइल्यूट कर दिया, 2-3-4% पे ले आए। हाँ जी। जो चाहिए होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए या कैंसर के लिए ट्रीटमेंट के लिए। लग रहा है कुछ ऐसा ही होगा कि ईरान अभी तो मना कर रहा है बाहर भेजने से, कह रहा है कि हम डाइल्यूट कर देंगे, पर कुछ ऐसा ही होगा, या तो वो ज़्यादातर डाइल्यूट कर दिया जाएगा या कुछ डाइल्यूट होगा और कुछ बाहर भेज दिया जाएगा। ये दोनों मुद्दे ही मेन मुद्दे हैं। जब ये हो जाएंगे तय तो ईरान को उसके बदले में कुछ चाहिए होगा। सैंक्शंस जो उसके ऊपर 20 साल से हैं वो हटने चाहिए और उसका जो पैसा फंसा हुआ है, फ्रीज़ किया हुआ है बाहर की डॉलर अकाउंट्स में, कतर में और बाहर तकरीबन $6.5 बिलियन है, वो फ्री होना चाहिए। और फिर कुछ मुआवजे की बात होगी। अब वो मुआवजा ईरान तो चाह रहा था कि अमेरिका दे, पर मुश्किल है कि अमेरिका देगा, पर कुछ हॉर्मुज़ पे टोल बूथ लगा के शायद कुछ टोल कलेक्ट किया जाए, उसके ज़रिए वो पैसों की भरपाई करी जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ हम अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें कि जो ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम है, लगभग 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। जैसा सर ने बताया कि लगभग 450 किलो है वो, और न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए 90% एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है, जिसके बहुत करीब पहुँच गया है ईरान, ऐसा अमेरिका का दावा है और कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है। ईरान ने कभी ये बात स्वीकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ईरान के पास ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है कि उसकी वजह वो पावर है जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल दूसरे देश भी थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं ईरान से, तो ईरान वो स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना नहीं जाने देना चाहता है। इस वजह से वो एनरिच्ड यूरेनियम पूरी तरह से नहीं देना चाहता है किसी और देश को। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर, कि जब ये डील फेल हुई तो पहला जो बड़ा कदम अमेरिका की तरफ से उठाया गया वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ब्लॉकेड का। तो दो तरीके के स्टेटमेंट्स आए हैं अमेरिका की तरफ से। एक तो जो ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश टोल दे रहे हैं ईरान को, उन सारे देशों के हम जहाज़ नहीं निकलने देंगे। एक सेंटकॉम ने कहा है कि ईरान के पोर्ट से जो आवाजाही हो रही है हम उस पे रेगुलेशन करेंगे, उसकी चेकिंग करेंगे। लेकिन इन जनरल जो लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ये जो रास्ता है, जो जहाज़ बाकी के देशों से होकर आ रहे हैं, इराक है, कुवैत है, यहाँ पे सऊदी है, यूएई है, ओमान है, तो इनके जो लोग जहाज़ क्रॉस हो रहे हैं, बाकी देशों के जो बिज़नेस चल रहे हैं, उसमें हम कोई खलल नहीं डालेंगे। ये बताइए कि ये ब्लॉकेड अप्लाई करना, इसको मतलब एग्जीक्यूट करना कितना ज़्यादा पॉसिबल है अमेरिका के सोर्सेस को देखते हुए और ईरान की ताकत को देखते हुए यहाँ पे? देखिए मुश्किल तो है, पर अमेरिका कर सकता है अगर चाहे तो। उसमें 2-3 प्रॉब्लम है। जहाज़ अपने जो लोकेशन के सिग्नल होते हैं उसको स्पूफ करते हैं, यानी पता नहीं चलने देते कि कहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो अमेरिका को थोड़ी मुश्किल होगी, पर ड्रोन से पता कर सकता है कहाँ से चला है जहाज़। पर अगर वो जहाज़ नहीं रुका या रात का वक्त हुआ या समुंदर ख़राब हुआ तो किस तरह से करेगा, वो दिक्कतें बढ़ेंगी। और अगर अमेरिका का प्रेशर बहुत ज़्यादा बन गया, और अभी फ़िलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि अभी कल रात से 3 जहाज़ निकल चुके हैं ईरान के, अमेरिका ने रोका नहीं, उनमें से 1-2 चीन जा रहे थे, तो चीन को भी खफा नहीं करना चाहता अमेरिका। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह का ये ब्लॉकेड है, क्योंकि पूरी तरह से हो भी नहीं रहा। पर अगर हो और ज़्यादा तकलीफ हो ईरान को, तो ईरान यहाँ पे हज़ारों जहाज़ हैं, उनको उड़ा सकता है। और इनके जो तेल के भंडार हैं जीसीसी कंट्रीज़ के, उनको उड़ा सकता है। माइंस भी बिछा रखी तो ईरान दिक्कतें बहुत बढ़ा सकता है। तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा दिन ये ब्लॉकेड का मामला चलेगा। मुझे लग रहा है इसमें भी कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा, डील हो जाएगा। जो आपने कहा कि वो जो 60% यूरेनियम है वो 90% अगर हो गया तो ईरान जो है उससे 10-12 बॉम्ब बना सकता है। पर लोग ये कह रहे हैं कि अंततः इवेंचुअली ईरान जो है वो बनाएगा, क्योंकि वो देख रहा है कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होता है, जैसे नॉर्थ कोरिया और कोई भी और मुल्क हो जैसे इजराइल, वो सेफ है, और जिसके पास नहीं होता उसको अमेरिका और इजराइल मिलके तहस नहस कर देते हैं। तो पूरा इंसेंटिव है उनके पास उसकी तरफ बढ़ने। हाँ, लगातार ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ईरान को एक तरह से पुश कर दिया है अमेरिका और इजराइल ने न्यूक्लियर वेपन की तरफ, क्योंकि वही एक उनके लिए सेफ्टी नेट का काम करेगा। तो सर एक बात बताइए, जैसे हम लगातार देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ब्लॉकेड की बात हो रही है। शुरुआत में जब जंग शुरू हुई थी तब कई ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिनमें दावा किया गया था कि सऊदी अरेबिया जो पूरे इस इलाके में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है,
उसने लगातार यूएस को पुश किया, ट्रम्प को पुश किया कि ऑल आउट वॉर हो जाए ईरान और अमेरिका के बीच में। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि सऊदी चाहता था कि अमेरिका ईरान में अपने सैनिक तक उतार दे, क्योंकि वो चाह रहा था कि अब अगर जंग शुरू हुई है तो ईरान अस्थिर ना रहे, वो ख़त्म ही हो जाए, उस लेवल तक पहुंच जाए, क्योंकि अस्थिर पड़ोसी उनके लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आज वापस से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट करी है इस ब्लॉकेड के ऊपर, और उसका कहना है कि अब सऊदी अरेबिया चाह रहा है कि ईरान और अमेरिका वापस से नेगोशिएशन के टेबल पे लौटे, क्योंकि ऐसे कई जगह रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये ब्लॉकेड अप्लाई हो जाता है तो ईरान इसको काउंटर करने के लिए बाब अल मंदब का रास्ता ब्लॉक करवा सकता है यमन में हूथियों के थ्रू। बाब अल मंदब ये रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को होते हुए जो स्ट्रेट है, दर्शकों की जानकारी के लिए, तो अगर ये रास्ता बंद होता है तो सऊदी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया का इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेक है, क्योंकि अगर बाब अल मंदब यहाँ पे बंद हो गया तो अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद से वो पाइपलाइंस के थ्रू इस रास्ते से तेल निकाल रहा था। अगर ये भी रास्ता बंद हो गया तो सऊदी को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। गल्फ कंट्रीज़ का और सऊदी का जो पूरा स्टेक है इस वॉर में, ये काफ़ी वो फंसे हुए माने जा रहे हैं कि ना ही वो खुल के इजराइल और अमेरिका का साथ दे सकते हैं, ना ही वो ईरान की तरफ है, क्योंकि ईरान हमले कर रहा है। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनका क्या से होगा इस नेगोशिएशन को लेकर, और वो क्या चाहते हैं, जंग किस मुकाम पर आकर रुके? देखिए, कुछ गलत खबरें भी बताई जा रही हैं कि सऊदी चाहता था कि जंग हो जाए। सऊदी नहीं चाहता था, सऊदी ने बहुत कोशिश करी जंग रुकवाने की भी। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूएई चाहता था। अब इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि इजराइल और यूएई के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो हम कह नहीं सकते कि अंदर से यूएई क्या चाहता। हालांकि मेरे ख्याल से यूएई भी नहीं चाह रहा होगा, क्योंकि नुकसान यूएई का सबसे ज़्यादा होने वाला था, क्योंकि यूएई का काफ़ी अच्छा ईरान से भी बिजनेस था। ईरान यूएई को इस्तेमाल करता था एज अ एंट्रीपोर्ट। तो पर एक बार जंग शुरू हो गई तो सऊदी अरब और यूएई अमेरिका से कह रहे थे कि इसको अपने खात्मे तक लेके जाओ, पर वो ये नहीं चाहते थे कि ईरान अस्थिर हो जाए। वो ये नहीं चाहते थे, जैसे इजराइल चाहता है कि ईरान या तो बर्बाद हो जाए या ईरान बिखर जाए। ये सऊदी अरब और यूएई नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ईरान बिखर जाएगा या अस्थिर हो जाएगा तो सबसे बड़ा असर इनके ऊपर पड़ेगा और तेल के ऊपर पड़ेगा, तेल की आने जाने पे। तो क्या हुआ कि जब ये सब ईरान ने ब्लॉक किया हॉर्मुज, तो एक पाइपलाइन है यनबू तक, यनबू रेड सी कोस्ट पे है सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब ने कुछ अपना ऑयल वहाँ डाइवर्ट कर दिया यनबू की तरफ, तकरीबन 30-40% तो वो तेल वहाँ से जा रहा है। इनकी डील है सऊदी की हूतीज़ के साथ कि आप हम पे हमला ना करें और हम आपके कुछ तनख्वाहें देंगे, पर उन्होंने तनख्वाह दी नहीं थी काफ़ी दिनों से। तो हूतीज़ कह रहे थे कि तनख्वाह दो, वरना हम ये बाब अल मंदब यहाँ पे एडन पे ब्लॉक कर देंगे, तुम्हारा यहाँ से भी तेल निकलना नामुमकिन कर देंगे। तो अब पता नहीं क्या डील हुई सऊदी अरब और हूतीज़ के बीच में, पर आप सही कह रही हैं कि अगर हालात ज़्यादा बिगड़ गए ईरान के लिए तो ईरान हूतीज़ से बोलेगा कि बाब अल मंदब बंद कर दो। अभी तक वो ऑप्शन लास्ट ऑप्शन था, इस्तेमाल किया नहीं था, क्योंकि हूतीज़ की भी हालत अच्छी नहीं है। उनके ऊपर बहुत बॉम्बिंग की अमेरिका और इसराइल ने पिछले कुछ सालों में, क्योंकि उन्होंने फ़लस्तीनियों का साथ दिया था। तो अभी हालात ऐसे हैं कि सऊदी अरब जो है वो चाहता है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, डील हो जाए, क्योंकि अगर ये ब्लॉकेड ज़्यादा रहा और ईरान पे ज़्यादा तकलीफ हुई तो वो हूतीज़ को इशारा देगा। सऊदी अरब दिख रहा है कि वो पीस ही चाहता है। वो इस तरह से पता चल रहा है कि वो जो 4 कंट्रीज़ थे जिन्होंने अप्रोच किया ईरान को और अमेरिका को पीस करने के लिए, यानी इजिप्ट, पाकिस्तान, टर्की, उसमें से चौथा जो था वो सऊदी अरब था। सऊदी अरब चाह रहा है, तो मेरे ख्याल से इनका तो यही ऑप्शन है। और ये जो पहले लोग कह रहे थे कि अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स भेजेगा ईरान में, मैंने पहले ही कहा था कि ये नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ये जंग जो है वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, और उससे भी ज़्यादा अनपॉपुलर है ग्राउंड ट्रूप्स भेजना। 90% से ज़्यादा अमेरिकन कह रहे हैं कि हमें कोई ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेजने, ज़मीनी सिपाही नहीं भेजने। तो किसी हालत में ना तो खर्ग आइलैंड, ना हॉर्मुज पे, ना ईरान पे कोई चढ़ाई होने वाली थी। इतने सिपाही भी नहीं थे वैसे अमेरिका के, 5, 10, 15 हज़ार सिपाही थे। वो इतने बड़े मुल्क के लिए काफ़ी नहीं। ये मुल्क जो है ईरान, वो इराक़ का 5 गुना है साइज़ में, पॉपुलेशन में 3 गुना है। इराक़ में अमेरिका के 1.5-2 लाख सिपाही थे। तो इसका मतलब है इस मुल्क के लिए कम से कम 6 से 10 लाख सिपाही चाहिए। उतने सिपाही पूरी अमेरिकन फ़ौज में नहीं है। तो कोई ग्राउंड एक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पे अगर लोग मारे गए तो ट्रंप बिल्कुल ही ख़त्म। ऑलरेडी ट्रंप का जो पॉलिटिकल करियर है वो डाउन स्विंग पे है। लग ऐसा रहा है कि ट्रंप और उनकी पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, जो मिड टर्म इलेक्शन होगा उसमें हारेंगे। अमेरिकन पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है नवंबर में, अगर कुछ ग्राउंड ट्रूप्स मारे गए
तो पूरा खात्मा ही हो जाएगा, ट्रम्प का पॉलिटिकल करियर ही ख़त्म हो जाएगा। ओके सर, तो सर क्योंकि हम ट्रम्प की बात कर रहे हैं, तो ट्रम्प ने अपने जो सेकेंड टेन्योर में एक और देश के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की है, वो है चीन। तो लगातार चीन से मीटिंग, बयानबाजी, टैरिफ का खेल हम सब ने देखा ही था। अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ब्लॉकेड लगा है, तो चीन के ऊपर इसका बड़ा असर पड़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि ईरान का जो तेल है उसका 80% हिस्सा कहा जाता है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि चीन खरीदता है। चीन जो समुद्री रास्ते से तेल मंगवाता है वो लगभग 13% वो ईरान से आता है। जो उनकी की पॉइंट रिफाइनरीज हैं वो सस्ते दाम में ईरान का तेल खरीदती हैं। अब जब ये ब्लॉकेड हो गया है तो चीन तक तेल की सप्लाई पे असर पड़ सकता है। इससे पहले जब पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में मीडिएशन करने की कोशिश कर रहा था, तब ईरान से चीन ने भी बात करी थी, पाकिस्तान ने भी चीन से मदद मांगी थी, और ये था कि चीन और पाकिस्तान मिलकर मीडिएशन करा रहे हैं। अब क्योंकि चीन पर डायरेक्ट असर पड़ेगा, शी जिनपिंग का भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल लॉ को लागू करने और उसके ऊपर जो अथॉरिटी रखते हैं देश, अमेरिका पर निशाना साधा है उन्होंने, वो इसको अपने मनमर्जी तरीके से नहीं कर सकते कि जब ज़रूरत हो तब उन्होंने लागू करवाया और जब नहीं हो तो छोड़ के चले गए। जंगल राज नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो ऐसा शी जिनपिंग का कहना है। तो क्या अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस ब्लॉकेड के बाद चाइना का कुछ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा पीस टॉक्स में, वो चाहेगा जल्दी हो जाए, या अमेरिका और चीन के बीच में हम फिर से कोई रिफ्ट देख सकते हैं? ट्रम्प और शी जिनपिंग की बातचीत भी होने वाली है, मई में मुलाकात होनी है उनकी, तो क्या हम चीन का क्या रवैया देख सकते हैं इस ब्लॉकेड और नेगोशिएशन टेबल पर? शायद इसीलिए अमेरिका ने पूरी तरह से ब्लॉकेड नहीं किया। जो मैंने आपसे कहा ना, 2-3 जहाज़ निकल गए, उनमें से 1-2 जहाज़ चीन जा रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने, चीन को 60% अपना तेल यहाँ से मिलता है गल्फ़ से, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, ईरान सब मौजूद हैं। और चीन इसके ख़िलाफ़ था कि ब्लॉकेड हो, वो बल्कि खुलवाना चाहता है हॉर्मुज़ जल्दी से जल्दी। तो अमेरिका भी उसको खफा नहीं करना चाहता ज़्यादा, पर एक तरह से अमेरिका थोड़ा चीन पे भी प्रेशर डालना चाहता है, ताकि चीन फिर ईरान पे प्रेशर डाले। जिस तरह से पाकिस्तान ने कहा था चीन से कि मदद करो, ईरान को लेके आओ नेगोशिएशन टेबल पे, उनको एग्रीमेंट करवाओ उनका कि वो न्यूक्लियर पे भी डील कर लें। तो अमेरिका भी चीन पे प्रेशर डाल के करवाना चाह रहा है। तो एक तरह से ये ब्लॉकेड सिर्फ ईरान पे प्रेशर नहीं डालना है, ये जो अमेरिका का ब्लॉकेड है ये चीन पे भी प्रेशर डालने की कोशिश है। देखते हैं कि ये किस तरह से होता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अगले महीने दोनों की मीटिंग भी होनी है, यानी ट्रम्प जाएंगे चीन बहुत सालों के बाद। तो वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि तब तक ये मामला सुलझ जाएगा। देखने की चीज़ है कि सुलझेगा कि नहीं। मुझे लग रहा है कि दोनों साइड क्योंकि चाह रही हैं कि कुछ समझौता हो जाए, तो कुछ ना कुछ समझौता हो जाएगा, चाहे वो फॉर्मल हो यानी लिखत में साइन किया हुआ, या अंडरस्टैंडिंग एक आ जाए बिना साइन किए। राइट, बातचीत चलती रहे, सीज फायर भी चलता रहे, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी रहे। हाँ, पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने कहा, ये इन कंट्रीज़ के इंटरेस्ट में नहीं है। ये जीसीसी कंट्रीज स्थिरता चाहते हैं, जी सर। और अमेरिका के लिए भी स्थिरता ज़रूरी है, क्योंकि तब तक तेल की कीमत कम नहीं होगी। पर जिस तरह से चीन का इंटरेस्ट है इसको ख़त्म करने में, और पाकिस्तान का तो है ही, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे बाशिंदे यहाँ काम करते हैं, और तेल भी पाकिस्तान का यहीं से आता है 90%। और पाकिस्तान आपको पता है डिफ़ॉल्ट कर सकता है अपने लोन्स पे अगर हालात ऐसे ही रहे। पर इंडिया के भी इंटरेस्ट हैं। इंडिया के 90 लाख हिंदुस्तानी यहाँ काम करते हैं, वो पैसा भेजते हैं, उससे हमारा रुपी की स्थिरता बनी रहती है। नहीं तो आपने देखा होगा रुपी गिरना शुरू, स्टॉक मार्केट हमारा, तेल का जो कीमत है वो हमारे लिए, और एलपीजी तो सबसे ज़रूरी है। आप देख रही हैं कि क्या हो रहा है नोएडा, गुड़गांव में लोग व्याकुल हैं, 4-5 हज़ार रुपये का एक सिलेंडर मिल रहा है। तो इंडिया का भी इंटरेस्ट है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। क्यों ना इंडिया भी ऑफ़र करे कि दिल्ली में आप आइए, मीडिएशन कीजिए, हमें भी कोशिश करनी चाहिए, हमारा तो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है इसमें। जी सर, क्या उम्मीद की जा सकती है सेकेंड राउंड टॉक्स में कुछ इंडिया इनिशिएट कर सकता है, या आगे आने वाले टाइम में किसी तरह से हम इंडिया की भूमिका देख सकते हैं? इंडिया थोड़ा इससे कतराता है, उनको लगता है मीडिएशन, उनको कश्मीर याद आता है। दूसरा उनकी प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा रिस्क एवर्स है इंडिया, यानी ख़तरा मोल नहीं चाहता। हालांकि ख़तरा कोई है नहीं, अगर टॉक नहीं चली तो क्या ख़तरा है। अब उनको ये लगता है कि क्या ये बेइज्जती होगी या कुछ, पर ये तो कोई भी बड़ी वर्ल्ड की पावर होती है वो ये सब चीज़ें कराती है। इंडिया भी अब उस मुकाम पे पहुंच रहा है कि उसको कराना चाहिए ये सब कुछ, पर वही है कि थोड़ा सा कॉशियस हमारे बाबू लोग हैं और सरकार भी। तो देखते हैं क्या होता है। सर, क्योंकि इंडिया की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ मुझे ये भी समझाइए कि अभी ये जो ब्लॉकेड लगा है, क्योंकि ईरान से ज़्यादा तेल इंडिया नहीं खरीदता है, तो कहा जा रहा है कि इंडिया पे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन क्या
कुछ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना अगर ईरान से तेल नहीं ले पाएगा तो वो बाकी देशों की तरफ बढ़ेगा, रशिया है या जो जो दूसरे देश हैं जहाँ पे तेल सप्लाई होती है, जहाँ से हम भी लेते हैं, जहाँ से हम भी लेते हैं, तो उसकी वजह से तेल की जो ग्लोबल सप्लाई है, ओवरऑल सप्लाई है, उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि चीन का बड़ा हिस्सा वहाँ से आने लगेगा। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया पर कितना असर पड़ेगा, और साथ ही साथ तेल नहीं आता लेकिन हमारा फर्टिलाइजर वहाँ से बहुत ज़्यादा आता है, तो उसका इम्पैक्ट, उस पर हम क्या इम्पैक्ट देख सकते हैं? बहुत बुरा इम्पैक्ट हो सकता है, बहुत बुरा, क्योंकि तकरीबन 30% पूरे विश्व का फर्टिलाइज़र यहाँ बनता है, यूरिया, अमोनिया, सल्फ़र, और हमारा तो ज़्यादातर यहीं से आता है। और आपको दिख रहा है कि हमारी फसल लगने वाली है, धान की फसल लगने वाली है, जैसी बारिश शुरू हो जाएगी तो हमें फर्टिलाइज़र चाहिए होगा। अगर ये बंद रहा हॉर्मूज़, चाहे वो ईरान की वजह से हो या अमेरिका की वजह से हो, हमारे लिए तो नुकसान ही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कौन रोक रहा है। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि तेल भी हमारा 50% यहाँ से आता था पहले, और अब भी 40% के करीब आता था, तो उसकी वजह से हर चीज़ की कीमत हिंदुस्तान में बढ़ जाएगी। जब तेल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की महंगाई दर बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि ईरान कम से कम हमारा एलपीजी के जहाज़ कुछ जाने दे रहा था। आपको याद होगा पिछले 1-1.5 महीने में कुछ एलपीजी के जहाज़ आए थे। अब सिलेंडर मिल रहा है 4-5 हज़ार रुपये का, वो एलपीजी सारी यहाँ से आती है। तो अगर अमेरिका उसको ब्लॉकेट कर रहा है तो उसमें तो हमारा बहुत भारी नुकसान है। उस एलपीजी की कमी की वजह से ये नहीं है कि सिर्फ चूल्हा बंद हो जाता है, उस एलपीजी की वजह से हमारा लेबर चला जाता है, जो कंस्ट्रक्शन का लेबर है। बम्बई में इस वक्त कंस्ट्रक्शन बहुत कम हो गया है, बंद के करीब है। सूरत में टेक्सटाइल फैक्ट्रियाँ, नोएडा और गुड़गांव में कपड़े की फैक्ट्रियाँ, तो हमारे बहुत सारा लेबर इस पर निर्भर है। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है। और जैसे मैंने बताया आपको, अगर रेमिटेंसेस बंद हो गए और ये तेल की कीमत बढ़ी तो हमारा रुपये गिरेगा, स्टॉक मार्केट गिरेगा और रियल एस्टेट मार्केट भी गिर सकता है। हमें अभी तक इसके पूरे जो असरात हैं हमारे ऊपर लागू नहीं हुए हैं, हमें हल्के हल्के कुछ अगले महीनों में दिखेंगे ये, और फिर अफसोस होगा हमें कि हमने भी क्यों नहीं पूरी कोशिश की नेतन्याहू को मनाने की, जब प्रधानमंत्री वहाँ गए थे, अमेरिका को और ईरान को। हमें भी करना चाहिए। हमारा इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नेशनल इंटरेस्ट हमारा हो नहीं सकता इस वक्त। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान की ये जो जंग चल रही है, ये कितनी आगे बढ़ेगी? नेगोशिएशन टेबल पर अमेरिका और ईरान के बीच क्या कुछ होगा, और भारत के इंटरेस्ट क्या थे? इस पूरी बातचीत को ब्रीफ किया हमारे साथ सर मौजूद हैं उन्होंने। थैंक यू सो मच सर आने के लिए शो पर, और इस जंग से जुड़े बाकी अपडेट्स भी हम आप तक। मैं बस एक सवाल, एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। शुरू में आपने मेरा नाम मोहसिन रज़ा कहा, मेरा नाम मोहसिन रज़ा खान है। ओह ओके, आई एम सॉरी सर। मैं ध्यान, अगर लोग मुझे ढूंढना चाहे ऑनलाइन तो वो बिल्कुल बिल्कुल मैं टैग भी करवाऊंगी आपको। तो थैंक यू सो मच सर आने के लिए हमारे साथ, और जंग से जुड़े जो बाकी अपडेट्स हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता, मेरे साथ थे मोहसिन रज़ा खान सर, कैमरे के पीछे हैं आलो। देखते रहिए तिल एलेंटा।